ऑल, ये मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड ट्रेडिंग मेंबरशिप। तो हम इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ेंगे और उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में इतना तो कवर हो जाएगा कि आप आराम से 80 में से 70 मार्क्स का पेपर रहता है, 60 मार्क्स का जो पेपर रहता है उसमें आप इजीली 40 to 45 मार्क्स कवर कर लोगे। तो हमारा सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स is used to give information about the price movements of products in the financial commodities और other markets। अब बुक के लैंग्वेज के हिसाब से चलोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। इंडेक्स शोज अप्स एंड डाउन्स इन द मार्केट। मतलब इंडेक्स जो है वो बताता है कि मार्केट आज ऊपर है या मार्केट आज डाउन है। इंडेक्स हमारे इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है। पहला है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जो NSE का जो इंडेक्स है उसका नाम है निफ्टी 50। NSE के इंडेक्स का नाम है निफ्टी 50 और जो BSE का इंडेक्स है उसका नाम है सेंसेक्स 30। तो NSE और BSE 2 स्टॉक एक्सचेंज है हमारे इंडिया में। इम्पोर्टेंट टॉपिक तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट भी है, पर इनको इतना ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है इनमें और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इसलिए आपको ऊपर से समझा देता हूँ। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जब कोई कंपनी नई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है तो उसका IPO आता है। IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो उस कंपनी का IPO आता है और वो IPO हम प्राइमरी मार्केट में बाय कर सकते हैं, लेकिन उस IPO को हम सेल नहीं कर सकते। उस IPO को सेल हम करेंगे सेकेंडरी मार्केट में जब वो कंपनी लिस्ट हो चुकी होगी। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ IPO आता है और हम उसे बाय ही कर सकते हैं, सिर्फ इतना याद रखना आपको। फिर सेकेंडरी मार्केट आता है। तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जैसे सिक्योरिटी, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, ऐसे कई तरह की सिक्योरिटीज़ होती है। हम सेकेंडरी मार्केट में उसे बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ इतना ही याद रखना है। फिर हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन एक नंबर होता है, रेशो, हम नंबर रेशो कुछ भी बोल सकते हैं। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इसको काउंट कैसे होता है। So it is calculated by calculating total number of shares into current market price। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करेंट मार्केट प्राइस। बुक में ऐसे आसानी से फॉर्मूले दिए नहीं हुए, इसमें कुछ घुमा फिरा के दिया है, लेकिन ये फॉर्मूला गलत है। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करेंट मार्केट प्राइस। मतलब कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है, कंपनी के जितने शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट है वो टोटल नंबर ऑफ शेयर, और कंपनी की अभी जो मार्केट में प्राइस चल रही है। अब प्राइस का फ्लक्चुएशन तो होता रहता है, लेकिन जो करेंट मार्केट प्राइस है, आपको करेंट लिख कर ही आना है, नहीं तो आपका मार्क्स कट सकता है। करेंट मतलब जो प्राइस अभी चल रही है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करेंट मार्केट प्राइस। अब हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है पार्टिसिपेंट्स। तो पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? पार्टिसिपेंट्स सिर्फ 3 ही होते हैं। पहला होता है इन्वेस्टर, इशूअर्स और इंटरमीडियरीज। आपको सिर्फ ये इतना ही याद रखना है। ये इस टॉपिक में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा MCQ या 1 वर्ड या ऐसा कुछ बन सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। पार्टिसिपेंट्स होते हैं इन्वेस्टर्स, इशूअर्स और इंटरमीडियरीज। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। अब इन्वेस्टर कौन होता है? जो इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टर को तो आप सभी लोग ही जानते होंगे। फिर इशूअर होता है जो हमारे इन्वेस्ट करे हुए सिक्योरिटीज़ को इशू करता है। मतलब हमने पैसे दिए तो हमारे लिए जो शेयर्स इशू करके हमको देगा, उससे बोलते हैं इशूअर। और इंटरमीडियरीज मतलब हम जब शेयर खरीदते हैं तो हम उन्हें डायरेक्टली नहीं खरीद सकते। शेयर खरीदने के लिए हमें बीच वाले एक पर्सन से ख़रीदना होता है। वो पर्सन किसी और से ख़रीदता है। वो पर्सन नहीं होता है, वैसे तो एक बॉडी होती है।
तो इंटरमीडियरीज में हमारा आ जाता है स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारे शेयर के बदले पैसे और पैसे के बदले शेयर देता है। अब पिछले 2 साल से एक क्वेश्चन कॉमन आ रहा है मार्केट सेगमेंट्स के बारे में। तो मार्केट सेगमेंट्स क्या होता है? तो मार्केट सेगमेंट्स में हमारे 4 तरीके के सेगमेंट्स होते हैं। पहला होता है होलसेल डेब्ट मार्केट, दूसरा कैपिटल मार्केट, तीसरा फ्यूचर एंड ऑप्शंस और चौथा करेंसी डेरिवेटिव्स। आपको पहले चैप्टर में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। इन्हें डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे आगे इस वीडियो में नहीं, अगले चैप्टर के लिए बने रहे। अगले चैप्टर में आपको ये डिटेल में समझा दिया गया है। अब हमारे देश में ऐसा है, मतलब किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ बॉडी बनाई जाती है, कोई लोग खड़े कर दिए जाते हैं। जैसे गांव को संभालने के लिए सरपंच होता है, उसी प्रकार से हमारे इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटिंग बॉडी बिठाई गई है, जिसका नाम है सेबी। सेबी मतलब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी हमारे इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट की रेगुलेटिंग बॉडी या रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। एक क्वेश्चन हमारा और बन जाता है स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। तो दोस्तों, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? स्क्रीन बेस्ड मतलब पहले के टाइम पे जब ट्रेडिंग होती थी तब ओपन आउटक्राई सिस्टम चलता था। मतलब भीड़ में इकट्ठे हुए एक स्क्रीन के ऊपर हमें हमारे स्टॉक्स के इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। उस स्क्रीन पे ही भीड़ लगाकर सारे लोग देखा करते थे, जिससे बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। इसलिए बाद में स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब होता है, मतलब हमारे हर इन्वेस्टर के पास अपनी खुद की स्क्रीन है वो, जिस पर वो खुद ही अपने शेयर, अपने प्राइस, हमारी क्वांटिटी, अभी करंट प्राइस, ये सब देख सकता है। और जब उसे बाय करना हो तब बाय कर सकता, जब उसे सेल करना हो तब सेल भी कर सकता है। अब डीम्यूचुअलाइजेशन और डीमटेरियलाइजेशन में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब होता है अलग अलग करना। अलग अलग करने का मतलब है पहले के टाइम पे एक फ्रॉड होता था, फ्रॉड ही बोल सकते हैं उसको, जो डिस्प्यूट अराइज होते थे पहले के टाइम पे। मतलब जो स्टॉक ब्रोकर था वो खुद भी इन्वेस्टर था, खुद ही उसका ब्रोकर था और खुद ही क्लियरिंग मेंबर था, तो उसका फ्लक्चुएशन हो जाता था, बहुत जगह वो घपला करता था। हमारा अगला टॉपिक आता है डीम्यूचुअलाइजेशन। ये बहुत कॉमन टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना। डीम्यूचुअलाइजेशन हमारे पहले के टाइम पे लोग जब ट्रेडिंग करते थे तो उन्हें फ़िज़िकल सर्टिफिकेट्स पकड़ा दिए जाते हैं। फ़िज़िकल सर्टिफिकेट्स का मतलब है कागज़ पत्र, मतलब पेपर्स वगैरह के तौर पर उन्हें बताया जाता था कि तुम्हारे पास इतने शेयर्स है, इतने वो है, मतलब पेपर्स के ज़रिए ही सारा कामकाज हुआ करता था। पर स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम आने के बाद डीमटेरियलाइजेशन हुआ। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम आने के बाद डीमटेरियलाइजेशन हुआ, जिससे जो डीमटेरियलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे जो फिज़िकल सर्टिफिकेट्स है उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफली कन्वर्ट किया जा सकता है। डीमटेरियलाइजेशन जैसा ही होता है रीमटेरियलाइजेशन। रीमटेरियलाइजेशन का मतलब होता है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स हैं उनको फिज़िकल सर्टिफिकेट्स में कन्वर्ट करना। इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। अब क्लियरिंग कॉरपोरेशन के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आता है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या होता है? तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो हमारे ट्रेड को सेटल और क्लियर करता है उसे क्लियरिंग कॉरपोरेशन बोलते हैं। हमारे एनएससी का क्लियरिंग कॉरपोरेशन है NSCCL। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब एक नया टॉपिक आता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर पहले के टाइम पे बहुत फ्रॉड होता था, तो उस फ्रॉड को बचाने के लिए सेबी ने और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड निकाला था, जिससे हमारे इन्वेस्टर्स को थोड़ा बहुत कंपनसेशन मिल सकता था और उनके फ़ंड को प्रोटेक्ट किया जा सकता था। और इसे इन्वेस्टर के फ़ंड को प्रोटेक्ट करता था इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड IPF।
इसमें IEPF है, पर वो IEPF नहीं, IPF होता है, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड। अब एक MCQ बन सकता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स का। अब इसे समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना देख लो, वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया का क्या है, मतलब इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडेक्स कौन है, क्या है। तो इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडेक्स है इंडियन विक्स, VIX, इंडिया विक्स, VIX। एस्बा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ASBA। तो एस्बा का मतलब क्या होता है, पहले जब IPO के लिए हम लोग जब IPO ख़रीदते थे, IPO या FPO, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, तो उस टाइम पे, तो पहले जब लोग IPO ख़रीदते थे तो उनका जो अमाउंट होता था, मतलब IPO ऐसा नहीं है हर किसी को मिलेगा। मान लो कंपनी के जो IPO निकला है और उसमें मान लो 100 रुपये का IPO निकला है और लोगों ने बिड लगाई है 1000 रुपये की, मतलब 1000 रुपये आ गए 100 के बदले, तो IPO तो सिर्फ 100 रुपये का तक ही मिल सकता है ना, तो बचे 900 रुपये का क्या करेंगे। तो बचे 900 रुपये लोग ये रिटर्न कर दे, कंपनी रिटर्न कर देती थी। तो उस 900 रुपये जब कंपनी के पास आते थे तो इन्वेस्टर्स ने फिर सवाल उठाना चालू किया कि ये पैसे तुम्हारे पास थे तो इसके बदले भी हमें इंटरेस्ट देना चाहिए। तो इसके बदले इंटरेस्ट तो दे नहीं सकते थे, तो इसलिए जब भी अब नया सिस्टम आया है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, मतलब जो भी इंसान IPO के लिए अप्लाई करता है उसके अमाउंट को उसके ही डीमेट अकाउंट में फ्रीज़ कर दिया जाता है, ब्लॉक्ड कर दिया जाता है। मतलब वो अमाउंट ना तो कंपनी के पास जाता है और ना ही इन्वेस्टर उसे यूज़ कर सकता है जब तक कि वो IPO की लिस्टिंग डेट नहीं आती। अब डीमेट अकाउंट क्या होता है उससे चलिए बताता हूँ। डीमेट अकाउंट एक अकाउंट होता है जो एक इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी होता है। उस डीमेट अकाउंट में इन्वेस्टर का फंड रहता है, उसका पोर्टफोलियो रहता है। पोर्टफोलियो क्या रहता है, अब पोर्टफोलियो बताते हैं। पोर्टफोलियो हमारा प्रॉफिट और लॉस बताता है, आज कितने डेली हाई डेली लो, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना कब हुआ, कितने क्वांटिटी थी, कितने पे बाई किया था, कितने पे सेल किया था, ये सारी डिटेल्स हमारा बताता है पोर्टफोलियो। अब स्टॉक ब्रोकर कौन होता है। स्टॉक ब्रोकर भी एक इंटरमीडियरी हो जाती है। इंटरमीडियरी सुन के आपको याद आ रहा होगा, मैंने इंटरमीडियरी कहीं बताया था, तो मैंने पार्टिसिपेंट्स बताया था। वो 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इन्वेस्टर, इशूअर और इंटरमीडियरीज। तो स्टॉक ब्रोकर भी एक इंटरमीडियरीज है। स्टॉक ब्रोकर वो होता है, ब्रोकर मतलब तो आप सभी को पता ही होगा, ब्रोकर मतलब होता है दलाल जो बीच में कमीशन काटता है। तो स्टॉक ब्रोकर का काम भी कुछ ऐसा ही होता है। जब इन्वेस्टर जब कुछ भी बाय या सेल करता है तो ब्रोकर उसे बाय या सेल करवाने में मदद कराता है एक्सचेंज के थ्रू, जिसका वो बीच में थोड़ा बहुत कमीशन लेता है। कमीशन कुछ ज़्यादा नहीं होता, 1-2% तक ही होता है, मैक्स टू मैक्स ये होता है 2.5% वो कमीशन। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, तो आप ये मत बोलना ये क्वेश्चन छूट गया या ये टॉपिक छूट गया। अब आप सभी के पास बुक्स तो होगी, अब आपको उसमें से बुक्स में से सिर्फ इतना देखना है कि हमें किसी भी ब्रोकर की, स्टॉक ब्रोकर की, सब ब्रोकर की या कुछ भी ऐसा इंटरमीडियरी बनने के लिए कितना कमीशन देना होगा, अंडर राइटर या कुछ भी हमें बनना हो तो उसके लिए कितना पैसा लगता है। सिर्फ वो चार्ट आप अपनी बुक में से एक बार रिवाइज कर लेना। अब इंटरमीडियरी मतलब बीच का होता है। तो सब ब्रोकर क्या होता है, सब ब्रोकर एक इंटरमीडियरी होता है, मतलब बीच का इंसान होता है। स्टॉक ब्रोकर मतलब जो मेन ब्रोकर और क्लाइंट होता है इनके बीच का। सब ब्रोकर भी ब्रोकर से ब्रोकर से थोड़ी बहुत मेंबरशिप लेके ट्रेड करवाता है और उसका थोड़ा बहुत कमीशन लेता है। अब UCC क्या होता है, यूनिक क्लाइंट कोड। तो यूनिक क्लाइंट कोड का मतलब एक ऐसा कोड होता है जो कोड इन्वेस्टर को दिया जाता है जब वो अपना डीमेट अकाउंट खोलता है। हर इन्वेस्टर के पास उसका अलग UCC कोई कोड है, यूनिक क्लाइंट कोड, जिससे क्लाइंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इस यूनिक क्लाइंट कोड में इतना ही है और कुछ नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट एक ऐसा नोट होता है जो ट्रेड के दौरान, ट्रेड वाले दिन ही दिया जाता है क्लाइंट के बिहाफ में। जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है वो स्टॉक ब्रोकर के थ्रू इशू किया जाता है। वो कंफर्मेशन के लिए किया जाता है कि आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है।
अब हमारा चैप्टर हो चुका है। इसमें कुछ थोड़े MCQs है, इन MCQs को देख लेते हैं। पहला MCQs है, द डैश रेफर्स टू द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड आफ्टर बीइंग ऑफर्ड टू पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट में शेयर्स ऑफर हो चुके हैं, इन्होंने बोला है, तो प्राइमरी मार्केट में हम सिर्फ IPO बाई करते हैं। सेकेंडरी मार्केट में बची सारी सिक्योरिटीज़ को हम बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो आंसर होगा बी, सेकेंडरी मार्केट। फिर सेकंड आता है, डैश इज़ यूज्ड एज अ मेजर ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी और लिक्विडिटी इन द स्टॉक मार्केट्स। अब इसमें पूछा है ट्रेडिंग एक्टिविटी और लिक्विडिटी के मेजर को स्टॉक मार्केट में क्या ऐसा मेजर है जिससे ट्रेडिंग एक्टिविटी और लिक्विडिटी स्टॉक मार्केट्स में मेजर की हो जाती। तो इसका आंसर होगा डी, टर्नओवर रेशियो, क्योंकि अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए अपन ने पढ़ा भी नहीं था। अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स का पूछा है इसमें। मार्केट पार्टिसिपेंट्स मैंने आपको 2 बार पढ़ाया है, इन्वेस्टर, इशूअर और इंटरमीडियरीज। तो इसका आंसर तो आपने दे ही दिया होगा, डी, ऑल ऑफ द अबाउ। फिर आता है, सेबी ग्रांट्स अ सर्टिफिकेट टू अ स्टॉक ब्रोकर सब्जेक्ट टू द कंडीशन डेट द स्टॉक ब्रोकर। अब उसमें ए है, शुड पे द अमाउंट ऑफ फीस। इसमें होगा बोथ ए एंड बी। MCQs तो अब कुछ इतने इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें। अब इसमें एक है, डैश इज़ एन इम्पोर्टेंट इंटरमीडियरी बिटवीन स्टॉक ब्रोकर एंड क्लाइंट। स्टॉक ब्रोकर और क्लाइंट के बीच में इंटरमीडियरी कौन सी है। तो इसमें बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, ये आंसर नॉन ऑफ द अबव आंसर नहीं है, आंसर होगा सब ब्रोकर। सब ब्रोकर करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो या थोड़ा भी कुछ समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अदर वीडियो तो बालकों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ट्रेडिंग। हम इस चैप्टर में सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने वाले हैं, और अगर आपको डिटेल में चैप्टर पढ़ना है तो डिटेल्ड वीडियो आपको कल शाम तक आ जाएगी। उससे पहले बालकों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। ओपन आउटक्राई सिस्टम और SBTS के बारे में मैंने आपको पहले चैप्टर में बता दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए चैप्टर 2 में भी आया है। ओपन आउटक्राई सिस्टम मतलब पहले के टाइम पे जब लोग ट्रेडिंग करते थे तो पहले सभी के पास जैसे मोबाइल, टैबलेट जैसे कुछ भी सॉफ्टवेयर नहीं थे, इसीलिए भीड़ में बड़ी सी स्क्रीन लगा दी जाती थी स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे पे। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों ही बॉम्बे में सिचुएटेड है, जो अभी मुंबई है। ओपन आउटक्राई सिस्टम में एक बड़ी सी स्क्रीन लगा दी जाती थी, उस स्क्रीन का नाम होता था नीट स्क्रीन। तो उसी स्क्रीन पे सभी ट्रेडर्स को मार्केट इन्फॉर्मेशन मिलती थी, करेंट प्राइस वगैरह वगैरह। एंड इफ़ दे हैड टू बाय एनीथिंग, मतलब उनको कुछ भी बाय करना होता था तो उन्हें पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत, प्रॉब्लम होती थी। बाय या सेल करने में बहुत टाइम लगता था, जब तक प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाता था। और इसमें जो इंटरमीडिएटर थे वो बहुत काफ़ी मैनिपुलेशन करते थे, इसीलिए बाद में SBTS स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया। मतलब सभी के पास अपनी खुद की स्क्रीन है जिस पे वो ट्रेड कर सकते हैं, अपना करेंट प्राइस देख सकते हैं, सारे शेयर्स देख सकते हैं, उनके पोर्टफोलियो देख सकते हैं, डीमेट अकाउंट में का बैलेंस देख सकते हैं, कितने शेयर बाय करे हैं, कितने पे करे हैं, कितने सेल करे हैं, और बाय सेल करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। इसलिए SBTS स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया। अब एग्ज़ाम में इसके एडवांटेजेस भी आ सकते हैं, तो इसके एडवांटेजेस कुछ भी नहीं यहाँ पे है। इट इलेक्ट्रॉनिकली मैच ऑर्डर्स, स्ट्राइक प्राइस, टाइम प्रायोरिटी, मतलब है ऑर्डर मैच करा देता है अपने टाइम पे, अपन खुद के हाथ में ही प्राइस रहता है तो सब देख सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट आता है, इट अलाउज फास्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। मतलब जब ओपन आउट कराया था तब बाय या सेल करता था तो बहुत टाइम लगता था, इसमें फास्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं है इसमें। फिर थर्ड पॉइंट आता है, इट इनेबल मार्केट पार्टिसिपेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जोग्राफिकल लोकेशन टू ट्रेड विद वन अनदर साइमल्टेनियसली। मतलब हमें पहले ऑर्डर मैच करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब जब से SBTS आया है तो ट्रेड करने वालों की संख्या बढ़ चुकी है, तो ऑर्डर मैच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स परफेक्ट ऑडिट ट्रायल, मतलब वो प्राइस का सारा ऑडिट बता दिया करते थे कि अभी प्राइस करेंटली क्या चल रहा है। इसके सिर्फ इतने ही एडवांटेजेस है, इसमें से आप 3 से 4 याद कर लीजिए और उनको अपने लैंग्वेज में डिटेल में समझा दीजिएगा। अब नीट क्या होता है? नीट NEAT, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग।
मतलब एनएससी एक ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है जिससे सैटेलाइट कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी लाया था जो ट्रेडिंग के लिए, सैटेलाइट से कम्युनिकेशन के, सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन की। अब इसमें टाइप्स ऑफ मार्केट आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले 2 साल से आ रहा है। टाइप्स ऑफ मार्केट में पहला आता है नॉर्मल मार्केट। नॉर्मल मार्केट अपना चलता है, आपको पता होगा मार्केट अपना ओपन होता है 9:15 और क्लोज होता है 3:30 पे, 9:15 AM to 3:30 PM। नॉर्मल मार्केट ओपन फेज इतना ही होता है। फिर ऑड लॉट मार्केट आता है। नॉर्मल मार्केट ओपन फेज होता है 9:15 to 3:30। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक से करा रहा हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहें। और अगर कुछ भी थोड़ा भी कुछ समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। नॉर्मल मार्केट ओपन फेज में आपको सिर्फ इतना ही बताना होता है मार्केट कब खुलता है। तो मार्केट खुलता है एवरीडे 9:15 AM। तो मार्केट के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो स्टॉक मार्केट में सैटरडे और संडे को ऑफ होता है। फिर मार्केट क्लोज हो जाता है 3:30। फिर उसके बाद आता है अपने पास पोस्ट क्लोज मार्केट, मतलब मार्केट बंद होने के बाद सेटलमेंट के लिए मार्केट को पोस्ट क्लोज करता है और उसका टाइम होता है 3:40 to 4 AM। मतलब 20 मिनट के लिए सारे सेटलमेंट के लिए मार्केट फिर से खुलता है। और उस ओपन टाइम में हम इन्वेस्टर्स कुछ भी नहीं कर सकते उसमें कुछ भी। ये मार्केट खुलता है सिर्फ क्लियरिंग कॉरपोरेशन के लिए। फिर एक अगला और बहुत इम्पोर्टेंट टाइम फेज आता है जिसका नाम होता है सरकॉन। इसका फुल फॉर्म होता है सर्विलियंस एंड कंट्रोल। सरकॉन पीरियड खुलता है 4:30 बजे के बाद। सरकॉन पीरियड में हम सिर्फ इतना देख सकते हैं कि मार्केट में अभी क्या चला था, टॉप हाई कितना था, टूडेज़ हाई टूडेज़ लो कितना था, कितने पे क्लोज हुआ है आज मार्केट। ये सारे डिटेल्स हम देख सकते हैं सरकॉन पीरियड में। सरकॉन पीरियड चालू होता है 4:30 PM के बाद। इसमें प्री ओपन मार्केट भी होता है, जैसे मार्केट 9 से 9:15 के लिए खुलता है। ऑर्डर कलेक्शन पीरियड और ऑर्डर मैचिंग पीरियड के लिए, ऑर्डर को मैच और कलेक्शन करने के लिए प्री ओपन होता है मार्केट, जो कि 9 बजे से 15 मिनट पहले होता है, 9 बजे से 9:15 तक, 9 AM to 9:15 AM। अब इसमें सबसे ईजीएस्ट टॉपिक आता है प्रोसेस ऑफ लॉगिंग ऑन। लॉगिंग ऑन मतलब लॉग इन करना। आप सभी इंस्टाग्राम चलाते ही होंगे तो उसमें लॉग इन आप तो सभी करते होंगे अपने अकाउंट को। तो उसके लिए कुछ नहीं, बस यूज़र आईडी, ट्रेडिंग मेंबर आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है। अब आईडी तो आप सबको पता है आईडी क्या होती है, अपना जो नेम अपन रखते हैं आईडी, और उसका पासवर्ड भी सब अपने खुद से क्रिएट करते हैं। पर ट्रेडिंग मेंबर आईडी हर ट्रेडर को दी जाती है जब वो अपना डीमेट अकाउंट खोलता है। इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, आईडी पासवर्ड और लॉगिन लॉग ऑफ के बारे में तो आप सभी को पता ही है। अगला हमारा टॉपिक आता है नीट स्क्रीन। नीट स्क्रीन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। नीट स्क्रीन वो स्क्रीन होती है, मतलब इस स्क्रीन को ओपन आउटक्राई सिस्टम के टाइम पर यूज़ किया जाता था। ओपन आउटक्राई सिस्टम में ऐसे बहुत ज़्यादा क्राउड खड़ा होता था, उस क्राउड में एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होती थी। उस स्क्रीन में बहुत सारी डिटेल्स दी जाती थी, जैसे कंपनी का नेम, ये इक्विटी है या फिर ये फ्यूचर ऑप्शन है, इसकी करंट प्राइस क्या है, टुडेज़ हाई टुडेज़ लो, अभी कितना चल रहा है, कितना परसेंट चेंज है। सिर्फ इतनी डिटेल्स दी जाती थी ताकि इन्वेस्टर्स को मालूम पड़ सके कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। नीट स्क्रीन में टाइटल बार, टिकर विंडो, टाइटल बार मतलब हेडिंग जिसके ऊपर लिखा होता था नीट स्क्रीन। फिर टिकर विंडो, एक विंडो खुलती है जिसमें ये सारे डिटेल्स दी जाती है, टुडेज़ हाई टुडेज़ लो, फिर अभी आज कंपनी का कितने पॉइंट्स प्लस है, कितने माइनस है, कितना परसेंट चेंज है। अब आता है मार्केट वॉच विंडो। तो मार्केट वॉच विंडो हम अभी के टाइम पर भी चलता है ऐसा। तो जब हम हमारा ब्रोकर कुछ भी एंजल वन जीरोधा या ग्रो कुछ किसी भी ऐप में अगर आप ट्रेड करोगे तो किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करो, जैसे रिलायंस को सिलेक्ट करा मैंने, तो हमारे सामने एक छोटी सी विंडो खुल जाती है। उस विंडो में लेफ़्ट साइड टॉप बायर्स होते हैं और राइट साइड टॉप सेलर्स होते हैं कि कितने जनों ने टॉप बाय करा है, टॉप सेल किया है, और उसमें टुडेज़ हाई टुडेज़ लो, परसेंट चेंज और यही सब चीज़ बताते हैं। और नीट स्क्रीन के जैसी छोटी स्क्रीन होती है जिसको मार्केट वॉच विंडो भी कहा जाता है। अब कॉर्पोरेट एक्शंस तो आपने क्लास 11th में पढ़े ही होंगे। कॉर्पोरेट एक्शंस कंपनी लेती है, जैसे मैं आपको कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस का नाम बता देता हूँ। राइट इशू, बोनस शेयर, एक्स डिविडेंड, कम डिविडेंड, ये हमारे कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस है। तो इसमें सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ 12th में आपको इसका सिर्फ फुल फॉर्म आ सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अब मार्केट बाय प्राइस क्या होता है? The purpose of market buy price is to enable the user to view outstanding orders in the market aggregated at each price and are at displayed in order of best prices। मतलब ऑर्डर मैच करने के लिए बेस्ट प्राइस क्या होता है वो मार्केट बाय प्राइस विंडो पे बता दिया जाता है।
ये टॉपिक भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए फिर भी आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए इसमें। अब आउटस्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? आउटस्टैंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होते हैं जैसे हमने किसी भी ऑर्डर को बाई किया हो, तो हमने हमारी साइड से तो ऑर्डर को बाई कर दिया है, पर ऑर्डर ट्रेड नहीं बना है, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, मतलब ऑर्डर लगा नहीं है, ऑर्डर सिर्फ आउटस्टैंडिंग में पड़ा है, मतलब ऑर्डर हमारा बाई हुआ नहीं है। जब ऑर्डर मैच हो जाएगा तो ऑर्डर ट्रेड बन जाएगा और ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब वो बाय हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि हमने ऑर्डर लगा दिया है पर ऑर्डर मैच कहीं हुआ नहीं है, हमने बाई किया है तो कोई सेलर शेयर से सेल करने के लिए नहीं है, इसलिए ऑर्डर को आउटस्टैंडिंग ऑर्डर में रख दिया गया है। अब ऑर्डर स्टेटस क्या होता है? ऑर्डर स्टेटस बताता है हमें कि हमने ऑर्डर को कितने पे बाई किया था, कितने पे सेल किया है, अभी ऑर्डर में प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, ऑर्डर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताता है ऑर्डर स्टेटस। अब स्नैप कोड क्या होता है? स्नैप कोड एक फ़ीचर है सिस्टम में जो एक फ़ीचर अवेलेबल है जो मार्केट की इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता है, इंस्टेंटेनियस इन्फॉर्मेशन, मार्केट की जो अभी करंट इन्फॉर्मेशन है वो बताता है। स्नैप कोड सिर्फ इतना ही है, बुक में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, इसमें समझ में भी नहीं आएगा बुक की लैंग्वेज में। अब ऑक्शन इंक्वायरी स्क्रीन क्या होता है? ऑक्शन इंक्वायरी स्क्रीन एक ऐसी स्क्रीन होती है जहाँ पर हमें बताते हैं कि फ्यूचर में अभी रिसेंटली कौन सा ऑक्शन हुआ है और फ्यूचर में कौन सा ऑक्शन आने वाला है। ऑक्शन मतलब होता है नीलामी, जैसे इसमें शेयर्स की भी नीलामी होती है। जब कोई बायर शेयर्स को बाई करता है और पैसे देने में असमर्थ हो जाता है, पैसे नहीं दे पाता है, तो उसके शेयर्स ऑक्शन में चले जाते हैं। तो ऑक्शन में उस इन्वेस्टर को प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अब बास्केट ट्रेडिंग क्या होता है? बास्केट ट्रेडिंग एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। ऑप्शन मतलब हम जो ट्रेड करते हैं उसमें एक ऑप्शन अलग आता है जो कि डेरिवेटिव होता है, और मैं जिस ऑप्शन की बात कर रहा हूँ उसका मतलब होता है, मैं अभी जिस ऑप्शन की बात कर रहा हूँ उस ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प। तो बास्केट ट्रेडिंग में जब मार्केट बंद होता है तो हम उसमें एक बास्केट होती है, उसके अंदर हम ऑर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कल के दिन कौन से शेयर्स बाई करने हैं, कितने प्राइस पे बाई करने हैं। तो जैसे ही मार्केट खुलता है अगर हम बास्केट को एग्जीक्यूट कर देते हैं तो हमारे ऑर्डर्स मैच हो जाते हैं, ऑर्डर्स ट्रेड बन जाते हैं, ट्रेड बनने के लिए मैच होने लगते हैं। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको सिर्फ इतना ही कवर करा रहा हूँ जिससे कि आपको 60 में से 40 to 45 एंड 40 to 50 मार्क्स आराम से आ सकते हैं अगर आपने पूरी वीडियो अच्छे से देख ली सारे चैप्टर्स की। अब ऑर्डर्स मैच कैसे होते हैं? ऑर्डर्स मैच करने के लिए जैसे हमने कोई ऑर्डर बाई किया है तो सामने शेयर्स को सेल करने के लिए कोई सेलर भी बैठा होना चाहिए। अगर कोई सेलर नहीं बैठा है तो सेलर की जगह उन ऑर्डर को बाय करेगा ऑथोराइज्ड पर्सन, जिसका नाम होता है एपी, जिसे एपी कहते हैं, ऑथोराइज्ड पर्सन। ऑर्डर मैच करने के लिए हमें बुक टाइप, सिंबल, सीरीज़, क्वांटिटी और प्राइस, सिर्फ इतनी चीज़ मैच करनी है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इतना ईजी है तो एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं। तो चैप्टर 2 तो हमारा बहुत छोटा सा था, इसमें बहुत छोटे छोटे ही क्वेश्चन थे। अब चलिए कुछ MCQs कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट MCQ है, द डैश इज़ अ फीचर अवेलेबल इन द सिस्टम टू गेट इंस्टेंटेनियस मार्केट इन्फॉर्मेशन। तो ये मैंने आपको बताया था, ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है स्नैप कोड, SNAPQUOTE, स्नैप कोड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, एज पर सेबी नोटिफिकेशन डेटेड November 14, 1998, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज इज परमिटेड इन द। अब मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में बताया था कि प्राइमरी मार्केट में सिर्फ IPO आता है, तो आपको बिना क्वेश्चन पढ़े ही सिर्फ इतनी सी एक लाइन पढ़ते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए कि बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी मार्केट में होती है। प्राइमरी मार्केट में हम सिर्फ IPO को बाय कर सकते हैं, सेल भी नहीं कर सकते, सिर्फ बाय कर सकते हैं। अब इसमें एक फुल फॉर्म आ सकता है ORS। ORS का मतलब होता है ऑर्डर रूटिंग सिस्टम। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस आपको ये जो बुक के फर्स्ट में आपको बहुत सारे एब्रीविएशंस दिए हुए हैं, आप बस इनको कर लीजिएगा। तो आप सभी को ऐसे पढ़ने में शायद प्रॉब्लम तो आ रही होगी, पर यह मेरा नया चैनल है तो मैं चैनल के लिए ब्लैक बोर्ड ख़रीदने की कोशिश तो ज़रूर करूँगा। तब तक आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय। Hey guys, welcome to my new video. So in this video we will learn chapter 3. हम इस वीडियो में चैप्टर 3 फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट के चैप्टर 3 क्लियरिंग, सेटलमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क को
कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर में आपको सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो सारे क्वेश्चंस बताए जाएंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए पीडीएफ दिया गया है, कृपया उस पीडीएफ को भी देख लीजिएगा। तो हमारा पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज़ क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रेड। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में बताया था कि हमारे ट्रेड क्लियर करती है NSCCL, नेशनल स्टॉक क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो NSCCL जो हमारे ट्रेड है उन्हें क्लियर करती है। जब भी कोई इन्वेस्टर बाय या सेल करता है तो उसको, मान लो कोई इन्वेस्टर ने बाई किया, तो बाई करने के लिए वो पैसे देगा और पैसे के बदले उसके पास शेयर आएंगे, तो वो शेयर से प्रॉफिट ले लेगा और प्रॉफिट को फिर प्रॉफिट लेकर उसको सेल कर देगा। तो सेल करने के बाद उसके जो शेयर है उससे वापस लेकर उसको पैसे लौटाने की जिम्मेदारी होती है क्लियरिंग कॉरपोरेशन की। ये T+2 के फॉर्मेट में होता है, जिसको रोलिंग सेटलमेंट भी बोलते हैं। रोलिंग सेटलमेंट और T+2 का मतलब होता है ट्रेडिंग प्लस 2 डेज़। ट्रेडिंग प्लस 2 डेज़ या रोलिंग सेटलमेंट का मतलब, जैसे आज हमने कोई ट्रेड किया, हमने 500 रुपये के स्टॉक्स खरीदे और उस पर हमने 100 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, तो वो प्रॉफिट ट्रेडिंग प्लस 2 डेज़, मतलब ट्रेडिंग का दिन तो हो गया जिस पर हमने ट्रेड करा आज का दिन, और उसका सेकंड डे ट्रेडिंग प्लस 2 डे, उसके सेकंड डे पे हमें सुबह के टाइम पे मार्केट ओपन होने से पहले पैसे मिल जाएंगे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सिक्योरिटीज़ पे इन एंड सिक्योरिटीज़ पे आउट। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही करा रहा हूँ। वीडियो देखने के बाद एक बार बुक से रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको एकदम अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सिक्योरिटीज़ पे इन का मतलब होता है, जैसे क्लियरिंग, हमने कोई शेयर बाई किए थे और उसको सेल करने जा रहे, तो हमने जब शेयर सेल किए तो हमारे पास पैसे आ गए और हमारे पास से शेयर क्लियरिंग कॉरपोरेशन पे चले गए। इसे कहते हैं सिक्योरिटीज़ पे इन, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग सिक्योरिटीज़ टू द क्लियरिंग कॉरपोरेशन टू इफेक्ट द सेटलमेंट ऑफ अ सेल ट्रांजेक्शन। बुकिश लैंग्वेज थोड़ी टफ पड़ेगी, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ उससे बस समझते चलो, बाकी अपने लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। फिर हमारा दूसरा आता है सिक्योरिटीज़ पे आउट। सिक्योरिटीज़ पे आउट इसका जस्ट अपोजिट। हम जब कोई सिक्योरिटी बाय करते हैं तो हमें शेयर मिलते हैं और हमारे पास से पैसे क्लियरिंग कॉरपोरेशन पे जाते हैं। सिक्योरिटीज़ पे इन और पे आउट सिर्फ इतना ही है, आपको बस इसको क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन में पे इन मतलब उसे पैसे मिल रहे हैं और पे आउट मतलब वो पैसे दे रही है। सॉरी, पे इन मतलब शेयर मिल रहे हैं और पे आउट मतलब शेयर दे रही है। इन और आउट से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इसे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ट्रांजैक्शन साइकिल। अगर आप ये डायग्राम, उसमें आपके क्वेश्चन आया तो आंसर में अगर आप ये डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम के 2 मार्क्स तो आपको आराम से मिल जाएंगे। ट्रांजैक्शन साइकिल क्या होता है? ट्रांजैक्शन साइकिल एक साइकिल होता है जो हमारे ट्रांजैक्शंस बताता है, ट्रेडिंग से लेके फंड को सेटलमेंट करके हमारे पैसे मिलने तक। उसमें सबसे फर्स्ट आता है डिसीजन टू ट्रेड, मतलब ट्रेडिंग करने की डिसीजन लेना। फिर सेकंड आता है प्लेसिंग ऑर्डर, मतलब ऑर्डर हमने बाई किया। और ट्रेड एग्जीक्यूशन, अब ऑर्डर जब ट्रेड कब बनता है? जब वो ऑर्डर कंफर्म हो जाता है, ऑर्डर मैच हो जाता है। ऑर्डर अगर मैच नहीं होता तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। ऑर्डर जब मैच हो जाता है तो वो ट्रेड बन जाता है। उसके बाद अगला आता है क्लियरिंग ऑफ ट्रेड्स, मतलब जिसको पैसे मैंने बाई किए तो मुझे शेयर मिलेंगे, जिसने सेल किए उसको पैसे मिलेंगे। और सेटलमेंट ऑफ ट्रेड का मतलब है जब हमने प्रॉफिट कमा लिया तो हमारे पास पैसे आ गए। फिर हमारा फंड्स एंड सिक्योरिटीज़, मतलब फ़ंड जो हमारे पास थे, अगर हमने सेल करे थे शेयर तो हमारे पास जो शेयर थे वो वापस क्लियरिंग कॉरपोरेशन पे चले गए, और अगर हमने बाई किया तो हमारे पास आ गए। इसमें ट्रांजैक्शन साइकिल में कुछ भी नहीं है, बस ट्रेडिंग का थोड़ा बहुत एक प्रोसीजर टाइप का साइकिल है। अब सेटलमेंट एजेंसीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास 4 सेटलमेंट एजेंसीज है। पहला है NSCCL, इसको तो मैं पिछले 2 चैप्टर से पढ़ा रहा हूँ और इसमें भी पढ़ाया था मैंने। ये बस हमारे ट्रेड को क्लियर करती है और इंडिया की क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, नेशनल स्टॉक क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब कस्टोडियन कौन होता है? कस्टोडियन सिर्फ आप इतना याद रख लो, कस्टोडियन जो होता है वो हमारे डॉक्यूमेंट को एविडेंस के रूप में सेफ रखता है। जैसे शेयर सर्टिफिकेट्स हो गए, प्रॉपर्टी रिमेन्स इन्वेस्टेड विद ओरिजिनल होल्डर, उनके नॉमिनी, प्रॉपर्टी के नॉमिनी हो गए, कस्टोडियन का ट्रस्टी हो गया। ऐसे जो हमारे पेपर्स है उन्हें होल्ड करता है।
एविडेंस के रूप में। एविडेंस मतलब सबूत। फिर आता है क्लियरिंग बैंक। क्लियरिंग बैंक वो बैंक होता है जो एनएससीसीएल को क्लियरिंग में मदद करता है। अगर क्लियर बैंक को ट्रेड क्लियर करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ी तो वो क्लियरिंग बैंक से ले सकता है। अब हमारे पास बहुत सारी क्लियरिंग बैंक हो जाती है, जैसे एसबीआई हो गई, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, आईडीबीआई हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, ऐसे बहुत सारी क्लियरिंग बैंक्स है। फिर डिपॉजिटरीज पे आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस मैं मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ तो अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाने में, पर नया चैनल है तो हम कुछ अभी इन्वेस्टमेंट कर भी नहीं सकते इस चैनल पे, तो प्लीज़ कोऑपरेट। तो डिपॉजिटरीज क्या होती है? डिपॉजिटरी मैं बता देता हूँ, बुकिश लैंग्वेज से चलोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। डिपॉजिटरीज इज जस्ट लाइक बैंक, इट कीप्स आवर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेफ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डिपॉजिटरी बैंक जैसी होती है, हमारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे शेयर हो गए, हमने जो बाई करे, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग है, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये सभी चीज़ें डिपॉजिटरीज होल्ड करती है। हमारे एनएससी की जो हमारे इंडिया में दो डिपॉजिटरीज है, इंडिया में दो डिपॉजिटरीज है, जिनमें से एक है एनएसडीएल और दूसरी है सीडीएसएल। एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये दो डिपॉजिटरीज है। एनएसडीएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल का होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस, हाउ इट इज़ डन। अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको बस क्लियरिंग और सेटलमेंट का इतना बताना है कि हमारे इंडिया में क्लियरिंग बॉडी है एनएससीसीएल, नेशनल स्टॉक क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, और वो T+2 ट्रेडिंग +2 डेज़ के टाइप में क्लियर और सेटल करती है ट्रेड्स को। सिर्फ इतना बताना है इसमें। मैं अभी आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही करा रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स बहुत ही टफ पढ़ेंगे तो वो एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं, पर मैं उन्हें आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। अगर आपने वो टॉपिक पढ़े तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, जो पढ़ा है वो भी भूल जाओगे। इसलिए इस छोटी सी वीडियो से आप 60 में से अप्रोक्स 40 to 50 मार्क्स आराम से ला सकते हो, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया हो। एक MCQ बन सकता है, M2M क्या होता है, तो मार्क टू मार्केट। M2M का फुल फॉर्म होता है मार्क टू मार्केट। ये एक टाइप का लॉस होता है जो कैलकुलेट होता है हर ट्रांजेक्शन की क्लोजिंग प्राइस पे। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है इसमें। एक और आता है मार्जिन शॉर्टफॉल। अब आपको मार्जिन और प्रीमियम का एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। जब आप ऑप्शन बाय करते हो तो ऑप्शन बाय करने के लिए हमें चाहिए होता है प्रीमियम, और फ्यूचर बाय करते हो तो फ्यूचर बाय करने के लिए हमें चाहिए होता है मार्जिन। अब हमारा अगला टॉपिक आता है सेटलमेंट गारंटी मैकेनिज्म ऑफ द एक्सचेंज। ये क्या होता है, जब क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास फंड की शॉर्टेज हो जाती है ट्रेड्स को क्लियर करने के लिए, तब एक गारंटी फंड प्रोवाइड किया जाता है रेसिडुअल रिस्क के लिए। जब फंड्स की शॉर्टेज पड़ जाती है तो एक गारंटी फंड होता है जो पहले से ही एक रिजर्व के फॉर्म में पड़ा होता है, उस फंड को यूज़ करके ट्रेड्स को क्लियर किया जाता है। अब ISIN ये एक नंबर होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इस नंबर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सिक्योरिटी है उसे किसने इशू किया हो। मतलब इसके जो शुरू के दो वर्ड होते हैं, जैसे IN इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसको इंडिया में इशू किया गया है। और उसका जो थर्ड कैरेक्टर होता है, थर्ड कैरेक्टर ABCD या E या F, ABCDEF में से जो थर्ड कैरेक्टर है वो बताता है इसे किसने इशू किया है। तो जो A कैरेक्टर है वो बताता है कि इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है, और B को स्टेट गवर्नमेंट, C से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, D से यूनियन टेरिटरीज, E से कंपनी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बैंकिंग कंपनी, और F से म्यूचुअल फंड्स इंक्लूडिंग UTI। अभी एक सिक्योरिटीज़ टाइप का एक टेबल है, इस टेबल को अच्छे से देख लो। ऐसे तो इसमें क्वेश्चन बनता नहीं है, पर हाँ एक MCQ बन सकता है अब के एग्जामिनर्स के माइंडसेट के अकॉर्डिंग। व्हाट आर सेबी इंटरमीडियरीज रेगुलेशन 2008। सेबी का इंटरमीडियरी रेगुलेशन एक्ट क्या था 2008 का। तो 2008 में सेबी ने एक प्रोटेक्शन फंड निकाला था जिसका नाम था IPF, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड। वो इन्वेस्टर के फंड को प्रोटेक्ट करता था, और उसकी मैक्सिमम लिमिट, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई ऐसे फंड में कुछ भी फ्रॉड या वगैरह कुछ भी हुआ तो 15 लाख तक का कंपनसेशन ये देते थे।
सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015, ये एक एक्ट था जिससे इनसाइडर ट्रेडिंग को बंद किया गया था। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती थी? जो शेयर्स के प्राइस होते थे उनसे मैनिपुलेशन करके जो स्टॉक ब्रोकर्स और क्लियरिंग कॉरपोरेशन थे वो इनसे पैसा कमाते थे प्राइस को मैनिपुलेट करके। तो इसीलिए इनसाइडर ट्रेडिंग का एक एक्ट निकाला गया 2015 में। उसके बाद इनसाइडर ट्रेडिंग बंद कर दी गई। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। What are the main provisions of the Depositories Act 1996? तो डिपॉजिटरीज का कोई एक्ट नहीं था, एक प्रोसेस लॉन्च हुआ था जिसका नाम था डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल होल्डिंग्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब जो पहले के टाइम पे फिजिकल सर्टिफिकेट से ट्रेडिंग होती थी पेपर वर्क से, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया जिसका नाम था डीमटेरियलाइजेशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। और इसी का एक अपोजिट भी होता है रीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन। रीमटेरियलाइजेशन का मतलब होता है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सर्टिफिकेट्स है उनको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कराना। ये प्रोसेस आज भी करा सकते हैं अगर आप चाहें तो चैप्टर थर्ड बहुत छोटा चैप्टर था लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लिए। कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। एमसीक्यू फर्स्ट आता है, द डे व्हेन द ट्रेडिंग मेंबर्स ब्रोकर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ फंड्स और डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज इज कॉल्ड। अब मैंने आपको सिक्योरिटीज पे इन और पे आउट बताया था। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, सेटलमेंट एजेंसी कौन सी है? तो पहला है ए क्लियरिंग मेंबर, ये भी है, डिपॉजिटरी भी है, एनएससीसीएल। तो ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। फिर थर्ड आता है एनएससीसीएल स्टैंड्स फॉर। एनएससीसीएल का फुल फॉर्म मैंने आपको 4 बार इसी वीडियो में बता दिया है और 8 बार पिछली 2 वीडियो में। एनएससीसीएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। रोलिंग सेटलमेंट भी मैंने आपको अभी 2 बार बताया था। रोलिंग सेटलमेंट होता है T+2 डेज, ट्रेडिंग +2 वर्किंग डेज। अब सेटलमेंट भी 2 टाइप के होते हैं, एक सिक्योरिटीज़ का सेटलमेंट होता है, एक फंड्स का सेटलमेंट होता है। ट्रांजैक्शन साइकिल में पहले बताया गया है, पहले फंड्स का सेटलमेंट होता है फिर सिक्योरिटीज़ का, इसलिए ट्रांजैक्शन साइकिल में भी 2 बार सेटलमेंट वर्ड आया था। अब इसमें क्लियरिंग बैंक्स का पूछा है, विच ऑफ दीज आर द क्लियरिंग बैंक? इंडसइंड बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक। तो मैंने आपको बहुत सारी बैंक का एग्जांपल दिया था, ये 3 बैंक भी क्लियरिंग बैंक्स में आती हैं। अब ट्रेडिंग मेंबर्स पर पेनल्टीज़ भी चार्ज हो सकती है। पेनल्टीज़ क्यों चार्ज होती है? मार्जिन शॉर्टेजेस पे, सिक्योरिटी डिपॉजिट शॉर्टेजेस पे और फेलियर टू फुलफिल द फंड्स ऑब्लिगेशन। इसका भी होगा ऑल ऑफ द अबव। एंड आवर 9th क्वेश्चन इज डैश फॉर्म अ की पार्ट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैंने मार्जिन का बताया था, मार्जिन एक की पार्ट होता है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का। रिस्क मैनेजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको भी पढ़ लेना। फिर हमारा 10th आता है, डैश इज़ द नेशनल नंबरिंग एजेंसी फॉर इंडिया। नेशनल नंबरिंग एजेंसी है सेबी। ये बुक्स में नहीं दिया गया पर एमसीक्यू में आ गया है। नेशनल नंबरिंग एजेंसी जो होती है वो हमारे जो ISIN नंबर होते हैं वो बताती है और UCC कोड भी बताती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय। Hey guys, welcome to the new video of chapter 4 class 12th FMM फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही बताऊंगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इनको तो आपने क्लास 7th या 8th में पढ़ा ही होगा, यही FMM में भी आ चुके हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज,
सिंपल इंटरेस्ट मतलब सिंपल तरीके से ब्याज। जैसे ए ने बी से लोन लिया है 1 लाख रुपीज़ का, जिस पे इंटरेस्ट है 8%, और वो लोन है 3 साल के लिए। तो 3 साल का 8% मतलब 24%, 8 से 24%, मतलब 1 लाख पे 24% इंटरेस्ट लगेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग होता है। सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का पहले फॉर्मूला देख लो। सिंपल इंटरेस्ट डिनोट होता है आई से। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम। वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अलग होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज। मतलब ए ने बी से लोन लिया 1 लाख रुपीज़ का 1 साल के लिए, जिसका इंटरेस्ट था पर मंथ 10%। तो पहले मंथ में वो इंटरेस्ट चुकाएगा 10%। 1 लाख का 10% मतलब 10,000। और दूसरे महीने में उसको इंटरेस्ट चुकाना होगा ब्याज पे ब्याज, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, 1,10,000 का 10%। फिर ऐसे ही करते करते 1,20,000 का 10%, फिर 1,30,000 का 10%। मतलब जो इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है, और उसका टोटल करके जो इंटरेस्ट निकलता है उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब ये जो टॉपिक है इसका मतलब ये होता है कि जो टाइम है उसकी वैल्यू, मतलब जो मनी है उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम या तो बढ़ जाती है या घट जाती है। पहले 10 रुपये लीटर में पेट्रोल मिलता था, वही पेट्रोल आज 100 रुपये लीटर में मिलता है। मतलब पहले के टाइम में और अब के टाइम में बहुत डिफरेंस है। जिससे पहले मनी की वैल्यू 10 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल की थी, वैसे अब मनी की वैल्यू 100 रुपये लीटर पेट्रोल की है। मतलब समय के हिसाब से पैसों की वैल्यू गिर जाती है। इन्फ्लेशन, अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। अ रूपी नाउ इज़ वर्थ मोर देन अ रूपी इन द फ्यूचर। मतलब जो पैसे हमारे अभी है उसकी वैल्यू फ्यूचर में जो उन पैसे की वैल्यू रहेगी उससे ज़्यादा है। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एक एग्जांपल है। जैसे आपके पास दो ऑप्शन है, पहला रिसीव ₹10,000 नाउ, और दूसरा ऑप्शन है रिसीव ₹10,000 आफ्टर 3 ईयर्स। तो आपको नाव ही चूज़ करना रहेगा, क्योंकि 3 साल बाद 10,000 की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी जितनी 10,000 की वैल्यू आज है। इसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यही एग्जांपल आप एग्ज़ाम में देके आ जाना, तो एग्जाम्पल के 1.5 मार्क्स तो आराम से मिल ही जाएंगे। इंडस्ट्रियल एनालिसिस। इंडस्ट्रियल एनालिसिस का मतलब होता है एक ही सेक्टर की कंपनियों के बीच में एनालिसिस करना। उनके इन्वेस्टमेंट एनालिटिक्स कॉल दिस एज इंडस्ट्री एनालिसिस। एंड देन सेकंड कम्स कॉरपोरेट एनालिसिस। कॉरपोरेट एनालिसिस मतलब कंपनी पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्म कर रही है उसको एनालाइज करना, उसकी कैपेबिलिटीज़, ग्रोथ प्लान्स, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस और उसके कॉम्पिटिटर्स। एंड देन थर्ड कम्स फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस पहले चेक करो। कंपनी अगर अच्छी हो तो उस कंपनी के शेयर की प्राइस क्या चल रही है, क्या शेयर खरीदने के लिए अच्छा होगा, क्या फ़ायदा दे सकता है ये हमें, अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है हमें। और उसके फाइनेंशियल पैरामीटर जैसे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, मतलब हर शेयर पे कितनी अर्निंग हो सकती है, उसके पीई रेशियो, उसकी इक्विटी की साइज़, उसके लॉट साइज़ वगैरह सब कंपेयर करके सिर्फ कंपनी की रिपोर्ट बनाना, उसे कहते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस। अब कॉमर्स के बच्चे हो तो एनुअल रिपोर्ट का तो आपने प्रोजेक्ट बनाया ही होगा। आप सब कॉमर्स के बच्चे हो तो आपने एनुअल रिपोर्ट तो बनाई होगी अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो एनुअल रिपोर्ट एक कंपनी की असेट्स और लाइबिलिटीज़ का बताती है। कंपनी की अर्निंग कितनी है, कंपनी के एक्सपेंस कितने हैं, रिवेन्यू कितना जनरेट कर रही है, उसकी असेट्स कितनी है, उसकी लाइबिलिटीज़ कितनी है, पिछले साल से कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने, शेयर होल्डर को कितना इंटरेस्ट, कितना डिविडेंड दे रही है। तो एनुअल रिपोर्ट में यही सब चीज़ें होती है, और ये बनाई जाती है ताकि कंपनी की एक हिस्ट्री रहे कि उस साल में कंपनी ने कितना परफॉर्म किया था,
और जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कितनी थी उस टाइम पे फॉर द पास्ट। अब कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जैसे शेयर होल्डर फंड, इसको बोलते हैं हम नेटवर्थ। अब दो टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं, पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड सेकंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर आर जस्ट लाइक ओनर्स, ये कंपनी के ओनर्स ही होते हैं, कंपनी के छोटा सा पार्ट होता है, छोटा सा शेयर होता है इनके पास, जिनको राइट टू गेट डिविडेंड मिलने का हक होता है जब भी डिक्लेयर किया जाता है। डिविडेंड मिलना फिक्स नहीं होता, जब भी डिक्लेयर किया जाता है तभी इनको डिविडेंड मिलता है, और इन्हें कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में वोटिंग राइट होता है। और वहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर या प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर प्रेफरेंशियल राइट्स को एंजॉय करता है, जैसे कोई फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता ही है इन लाइफ टाइम जब तक कंपनी चल रही है। इनके कैपिटल पे रिटर्न मिलता है कंपनी के वाइंडिंग अप पे, जब कंपनी बंद होती है। ऐसे ही कुछ और भी प्रेफरेंशियल राइट्स इनको मिलते हैं, पर वो आपके कोर्स में मेंशन नहीं है। अब अपना अकाउंटेंसी तो पढ़ा ही होगा। अकाउंटेंसी में हमारी सेकंड बुक इशू ऑफ शेयर्स में आपने ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप पेड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, ये सारे टर्म्स तो पढ़े ही होंगे। इनको मैं फिर भी रिवाइज कर रहा था। ऑथोराइज्ड कैपिटल एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। मैक्सिमम मतलब एक कंपनी कितने के शेयर मार्केट में इशू कर सकती है, मैक्स टू मैक्स। द मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू रेज। देन आता है इशूड कैपिटल, मतलब जो उसके मैक्स टू मैक्स कैपेसिटी है उसमें से कंपनी ने शेयर मार्केट के में लिस्ट होने के लिए कितने इशू किए हैं, उसे कहते हैं इशूड कैपिटल। देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं उसमें से लोगों ने खरीदे कितने हैं, कितने शेयर्स सब्सक्राइब हुए हैं, उसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर कॉल्ड अप कैपिटल वो होता है जब कंपनी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल पे बुलाती है। हर कॉल पे कितना पैसा कंपनी ने बुलाया है और उस कॉल पे कितना पैसा पे हुआ है, यही सब कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल होता है। ये चैप्टर आपका पूरा अकाउंटेंसी से रिलेटेड है, तो इसमें आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लिक्विड रेशियोज, लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी मतलब एक फर्म की क्षमता, एक साल के अंदर कितने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एक फर्म की क्षमता है, मतलब एक कंपनी कितनी जिम्मेदारी उठा सकती है शॉर्ट टर्म में, विच इज़ लेस देन 1 ईयर। अब वो रेशो जो फर्म की लिक्विडिटी बताते हैं वो 3 टाइप के हैं। पहला है करंट रेशो, दूसरा है एसेट टेस्ट रेशियो, तीसरा है टर्नओवर रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये सब तो आपने अकाउंटेंसी में पढ़ाई है। फिर सेकंड आता है एसेट टेस्ट रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। देन 6 टाइप के टर्नओवर रेशियो आता है। पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। देन सेकंड आता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल डेटर्स। एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज डेटर्स अपॉन एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है 365 डेज अपॉन डेटर्स टर्नओवर। देन फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स अपॉन नेट फिक्स्ड असेट्स। टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स अपॉन नेट टोटल असेट्स। ऐसे ही इसमें अकाउंटेंसी के रेशियो एनालिसिस के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है टोटल डेप्ट अपॉन टोटल इक्विटी। डेप्ट एसेट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल डेप्ट अपॉन टोटल इक्विटी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन इंटरेस्ट। जीपी रेशियो निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो निकलता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100।
रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स निकलता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट्स। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी निकलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड नेटवर्थ। अर्निंग पर शेयर ईपीएस निकलता है नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू द शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है हर शेयर से कितनी अर्निंग हुई है शेयर होल्डर्स को। पीई रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन ईपीएस। इस चैप्टर में याद करने की तो बहुत सारी चीज़ है, उसको आपको याद करना ही होगा। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिपॉजिट ₹2000 मेड टुडे 3 ईयर हैंस इंटरेस्ट रेट इज़ 10,000। कंपाउंडिंग मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज। इसे कैलकुलेट करके, ये सब कैलकुलेशन के क्वेश्चन है तो इनको आप कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं ट्राई करूँगा अगर बोर्ड का इंतज़ाम हो जाए तो। मोबाइल से पढ़ाने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। Hey guys, welcome to the chapter 5 introduction to derivative of FMM। मुझे वीडियोस बहुत जल्दी डालनी पड़ रही है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम 1 तारीख को ही है, बहुत जल्दी, और ये चैनल मैंने बहुत लेट क्रिएट किया था तो कुछ रिसोर्सेज की भी अवेलेबिलिटी नहीं है ब्लैक बोर्ड वगैरह की, तो आपको फ़ोन से ही पढ़ाना पड़ रहा है। तो प्लीज़ कोऑपरेट। ये चैप्टर थोड़ा टफ पड़ेगा आप लोगों को, तो इस चैप्टर पे ध्यान दीजिएगा। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, जो इंडियन मार्केट होता है वो प्राइस टाइम प्रायोरिटी पे चलता है और ऑप्शंस में टाइम डीके होता है। ये सिर्फ 2 लाइन आप याद रखिएगा। इंडियन मार्केट चलता है प्राइस और टाइम प्रायोरिटी में और ऑप्शंस में टाइम डीके होता है। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो उसके अंडरलाइंग असेट्स पे डिपेंड होता है। डेरिवेटिव्स के एग्जांपल है ऑप्शन, फ्यूचर, स्वैप्स, स्वैप्शन। जब भी हम कोई ऑप्शन बाय करते हैं तो जो अमाउंट हमें चाहिए होता है, जो पैसे चाहिए होते हैं, उस पैसे को बोलते हैं प्रीमियम। और जब फ्यूचर्स या स्वैप या स्वैप्शंस बाय करते हैं तो जो अमाउंट हमको देना पड़ता है उस अमाउंट को हम कहते हैं मार्जिन। ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है तो इनको याद रखिएगा। ये आपको मैंने चैप्टर 3 में भी बताया था। अब आप सोच रहे होंगे अंडरलाइंग एसेट क्या होता है? अंडरलाइंग एसेट मतलब वो खुद पर उसकी वैल्यू उस पर खुद पर डिपेंडेंट होती है। अंडरलाइंग एसेट मतलब जैसे रिलायंस का शेयर है तो रिलायंस के अंडरलाइंग एसेट क्या है? रिलायंस खुद ही। जैसे टाटा का शेयर है तो टाटा का अंडरलाइंग क्या है? टाटा खुद ही। ये होता है अंडरलाइंग। अब एग्ज़ाम से पहले हम डिटेल में नहीं पढ़ सकते, इसलिए अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं। पूरा चैप्टर ही डेरिवेटिव पर बेस्ड है। ये डेरिवेटिव 2 टाइप के होते हैं, एक फॉरवर्ड कमिटमेंट होता है और कंटिंजेंट क्लेम होता है। तो जो फॉरवर्ड कमिटमेंट होता है उसमें होता है फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स एंड स्वैप्स। और जो कंटिंजेंट क्लेम होता है उसमें होते हैं ऑप्शंस और स्वैप्शंस। अब हम पढ़ते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक पहले मैं आपको सीधी सी डेफिनेशन बता देता हूँ। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ओटीसी इन नेचर। ओटीसी मैंने आपको चैप्टर 3 में पढ़ाया था तो उसको ध्यान से पढ़ना। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर ओटीसी इन नेचर एज देयर इज़ नो एक्सचेंज इन बिटवीन दैम। मतलब कोई भी शेयर इन्वेस्टर बाय करता है तो उसके बीच में कोई एक्सचेंज नहीं होता है, स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता है। तो जिन भी जो भी इन्वेस्टर कुछ बाय करते हैं जिनके बीच में एक्सचेंज नहीं होता है उनको ओटीसी बोलते हैं, ओवर द काउंटर। द बाइंग पोजीशन इज कॉल्ड एज लॉन्ग पोजीशन एंड द सेलिंग पोजीशन इज कॉल्ड एज शॉर्ट पोजीशन। इट इज़ एन एग्रीमेंट टू बाय और सेल एन एसेट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस
It is an underlying asset. No M2M calculation, no mark to market calculation. Transaction is done at the end or expiry. अब हर बाइंग पोजीशन को लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं, सिर्फ फॉरवर्ड की बात नहीं है, हर बाइंग पोजीशन को लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं और सेलिंग को शॉर्ट, लॉन्ग करना और शॉर्ट करना। अब फॉरवर्ड होता क्या है? फॉरवर्ड मतलब आगे का खरीदना। हमें कुछ भी शेयर खरीदना हो आगे का तो हम पहले से उस पर ट्रेड कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ एक्सपायरी। एक्सपायरी क्या होता है? एक्सपायरी वीकली भी होती है और मंथली भी होती है। एक्सपायरी पे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है जो हम बाय करते हैं। अगर एक्सपायरी पे हमने सेल नहीं किया तो एक्सपायरी पे आके जो भी हमें लॉस होगा उस पर ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। ओटीसी को एक बार डिटेल में बता देता हूँ। वो डेरिवेटिव मैंने बताया था, ऑप्शन फ्यूचर स्वैप्स ऑप्शंस। वो डेरिवेटिव जो एक्सचेंज के द्वारा ट्रेड किया जाता है, जिनके बीच में स्टॉक एक्सचेंज होता है, उन्हें ट्रेडेड डेरिवेटिव्स बोलते हैं। और वहीं जो प्राइवेटली किया जाता है, जिनमें एक्सचेंज बीच में नहीं होता, उसे ओटीसी इन नेचर कहते हैं, ओवर द काउंटर। फॉरवर्ड और फ्यूचर लगभग सेम ही है। फिर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, इट गिव द होल्डर अ राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल एन असेट इन फ्यूचर। अब हमारे रेगुलर सेकेंडरी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स होते हैं इन्वेस्टर, इशूअर्स और इंटरमीडियरीज। ये मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था। पार्टिसिपेंट्स होते हैं इन्वेस्टर्स, इशूअर और इंटरमीडियरीज। और वहीं पार्टिसिपेंट्स इन द डेरिवेटिव मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो होते हैं स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्टर, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ एंड अदर्स। स्टॉक एक्सचेंज तो आपको पता ही है, बीच में ट्रेड करवाता है वो। और इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहा हो, रेगुलेटरी अथॉरिटीज से भी हो गया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और अदर्स में आ गए पार्टिसिपेंट्स सच एस क्लियरिंग कॉरपोरेशन आ गई एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आ गई। अब एग्ज़ाम में आपसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के एग्जाम्पल पूछ सकता है, तो उन्हें आप बता देना इकरा, ICRA। इस चैप्टर में भी बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही है, जैसे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड हो गया। अब इनमें सबसे मेन 3 टॉपिक्स आते हैं, उनका नाम है हेजर्स, स्पेकुलेटर्स एंड आर्बिट्रेजर्स। इनके टाइप को बोलते हैं हेजिंग, स्पेकुलेशन एंड आर्बिट्रेशन। अब हेजिंग क्या होता है? हेजिंग का मतलब होता है एक ही ऑप्शन को या एक ही डेरिवेटिव की अलग लेवल को बाय भी करना और उसी डेरिवेटिव के अलग लेवल को सेल भी करना, जिससे दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस से इन्वेस्टर प्रॉफिट ले सकता है। और हेजिंग जो करता है उन्हें हेजर्स कहते हैं। देन कम्स स्पेकुलेटर्स। स्पेकुलेटर्स आर द वंस who view the direction of the market and take the entry off on it। मतलब सिर्फ मार्केट डायरेक्शन देखते, मार्केट अगर ऊपर है तो मैं बाई खरीद लेता हूँ, कॉल खरीद लेता हूँ, और मार्केट अगर नीचे है तो मैं सेल खरीद लेता हूँ, पुट खरीद लेता हूँ। अब कॉल और पुट में आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे। कॉल और पुट सिर्फ डेरिवेटिव्स में होता है। कॉल मतलब जब मार्केट या जब कंपनी ऊपर जाएगी, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो हमें भी प्रॉफिट होगा, और जब हम पुट बाय करते हैं तो जब कंपनी का लॉस होगा तो हमें प्रॉफिट होगा। देन कम्स आर्बिट्रेजर्स शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन को एक साथ ले लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था शॉर्ट और लॉन्ग क्या होता है। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक कम्स इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट तो मैंने आपको बताया ही था, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में समझा दिया गया है। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। अब मैंने आपको चैप्टर 1 में जो इंडेक्स बताया था वो मार्केट की डायरेक्शन बताता है, इट शोज अप्स एंड डाउन्स इन द मार्केट। लेकिन इसमें जिस इंडेक्स की बात कर रही है वो अलग इंडेक्स है, स्टॉक इंडेक्स। स्टॉक इंडेक्स एक नंबर है जो कि मेजर करता है सेट ऑफ वैल्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वैल्यूज़ के सेट को किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मेजर करता है।
ये इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस इतना ही याद रख लीजिएगा। अब इंडेक्स को कैलकुलेट करने का, स्टॉक इंडेक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है करेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन इनटू बेस वैल्यू। निफ्टी 50 मैंने आपको बताया था, निफ्टी 50 एनएससी का इंडेक्स है। इट कंसिस्ट ऑफ टॉप 50 कंपनीज एंड इट शोज अप्स एंड डाउन्स इन द मार्केट एज इट इज इंडेक्स। What are index derivatives? Index derivatives trade on the derivatives which are of index. इंडेक्स के ऑप्शन, इंडेक्स के फ्यूचर, निफ्टी 50 का ऑप्शन, निफ्टी 50 का फ्यूचर, निफ्टी 50 का कॉल, निफ्टी का पुट, सेंसेक्स का कॉल, सेंसेक्स का पुट, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी. There are many indexes, but the main two indexes are Nifty 50 and Sensex 30. चैप्टर इज क्वाइट स्मॉल बट इज लेंदी। बहुत छोटा चैप्टर था लेकिन बहुत टफ पड़ रहा है। द एस सी आर ए का एक एक्ट निकला था, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। इसमें सिर्फ इतना याद रख लिया, 1956 में निकला था। देन और सेकेंड MCQ कम्स, डेरिवेटिव्स कैन बी क्लासिफाइड इन विच ऑफ द वेज। अंडरलाइंग असेट पे भी होता है, प्लेस ऑफ ट्रेडिंग पे भी होता है, नेचर ऑफ द डेरिवेटिव पे भी होता है। ये मैंने तीनों आपको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में बता दिया था। देन अवर थर्ड MCQ कम्स, दीज डेरिवेटिव कंप्राइज ऑफ एन एश्योर्ड ऑकरेंस इन द फ्यूचर विच इज इट। फ्यूचर में एश्योर्ड ऑकरेंस कौन क्रिएट करता है? फॉरवर्ड ही करता है, ये भी बताया था मैंने। दीज आर प्रोमिसेस टू डिलीवर एन असेट। अब आप लोगों को इसमें बहुत सारे टॉपिक समझ नहीं आए होंगे, पर एग्ज़ाम टाइम पे इनको डिटेल में समझाएंगे तो अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, जिसमें आपको दूसरे चैप्टर्स में प्रॉब्लम होगी। तो एक MCQs की भी मैं एक सेपरेट वीडियोस कल शूट कर लूँगा। इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वेलकम बैक टू द चैप्टर 6। और चैप्टर 6 इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैकेनिज्म एंड प्राइसिंग। तो इस चैप्टर में भी मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से पहले मैंने आपको पिछले चैप्टर में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बताए थे, उसकी डेफिनेशन एक और बार बता देता हूँ। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर OTC in nature as there is no exchange in between them. They are private. The buying position is called as long position and the selling position is called as short position. It is an agreement to buy or sell an asset on a specified date at a specified price. It is an underlying asset. No mark to market calculation. Transaction is done at the end or expiry. ये थी हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। तो चैप्टर 6 में भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं हमको। बहुत सारे टॉपिक्स नेक्स्ट चैप्टर्स में रिपीट हो रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को मैं छोड़ भी रहा हूँ। अगर आपने पुराने चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो उनको प्लीज़ देख लीजिए। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एकदम अपोजिट है, क्योंकि ये भी एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज़ के बीच में किसी एसेट को बाय और सेल करने का, किसी सर्टेन टाइम पे या सर्टेन प्राइस या स्पेसिफाइड डेट या स्पेसिफाइड प्राइस पे। बस इनमें बीच में एक्सचेंज रहता है। दे आर नॉट OTC इन नेचर एज देयर इज एक्सचेंज इन बिटवीन दैम। अगर बीच में एक्सचेंज रहता है तो दे आर ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज एक्सचेंज, और बीच में एक्सचेंज नहीं होता है तो OTC इन नेचर। जो फ्यूचर्स होते हैं ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स पे चलते हैं, और जो फॉरवर्ड होते हैं वो कस्टमाइज्ड पे चलते हैं। ये चैप्टर आपको लर्न करने में बहुत टफ पड़ेगा। जो फ्यूचर्स होते हैं वो लिक्विड ज़्यादा होते हैं और फॉरवर्ड लेस लिक्विड होते हैं। फ्यूचर्स में मार्जिन पेमेंट्स की ज़रूरत होती है और फॉरवर्ड में मार्जिन पेमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। जो फ्यूचर्स होते हैं उनमें डेली सेटलमेंट होता है, और जो फॉरवर्ड होता है उसमें सेटलमेंट एंड ऑफ द पीरियड पे होता है, जो कि एक्सपायरी होती है। फ्यूचर्स में काउंटर पार्टी रिस्क कम होती है और फॉरवर्ड्स में काउंटर पार्टी रिस्क ज़्यादा होती है।
अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है लॉन्ग पोजीशन। मैंने ये भी आपको चैप्टर 4th और 5th में बताया था। लॉन्ग पोजीशन मतलब बाय करना, शॉर्ट पोजीशन मतलब सेल करना। सिर्फ इतना ही है, बुकिश लैंग्वेज से चलोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब एग्ज़ाम के टाइमिंग आ गई तो पीपीटी बनाने का भी टाइम नहीं है, तो इन्हीं नोट्सों से पढ़ाना पड़ रहा है। बस ध्यान से सुनना। स्पॉट प्राइस वो प्राइस होती है जिस पे अंडरलाइंग असेट ट्रेड की जाती है स्पॉट मार्केट में। अब फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर्स की प्राइस जो अभी करंट प्राइस चल रही है फ्यूचर्स की, वो फ्यूचर प्राइस कॉन्ट्रैक्ट साइकिल बहुत अलग अलग होती है स्पेसिफिक। जैसे इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है एनएससी पे 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का। जैसे ही मान लो 3 मंथ में जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। जैसे ही जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, वैसे ही अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन, उसी टाइम पे, उसी सेकंड में चालू हो जाएगा। मतलब 3 मंथ तो चलता ही है। जैसे ही 1 मंथ ख़त्म होगा तो उसके अगले 2 मंथ छोड़ के उसका अगला मंथ स्टार्ट हो जाएगा। अब ये बहुत डिटेल में समझाने लायक टॉपिक है, पर एग्ज़ाम के लिए टाइम नहीं है। एक्सपायरी डेट वो डेट होती है जिसमें फाइनल सेटलमेंट होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट का। चैप्टर 4 में थोड़ा डिटेल में समझाया है इसको। अब इसमें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हाउ टू प्राइस इंडेक्स फ्यूचर गिवन एक्सपेक्टेड डिविडेंड अमाउंट। जो प्राइस इंडेक्स फ्यूचर होता है वो एक्सपेक्टेड मतलब अंदाजा अनुमानित डिविडेंड अमाउंट कैसे देता है। तो ये इसलिए देता है क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग होती है कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल पे बेस्ड होती है, जहाँ पे जो कैरी करने की कॉस्ट होती है वो फाइनेंसिंग की कॉस्ट और परचेज ऑफ पोर्टफोलियो अंडरलाइंग द इंडेक्स पे होती है माइनस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। इसका एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन देख लेना आपकी बुक्स में। इसको अगर बुक इस लैंग्वेज से पढ़ोगे तो बहुत आसानी से याद होगा। इसका फॉर्मूला होता है F=SE ब्रैकेट R-Q/T, जिसमें F रेफर्स टू फ्यूचर प्राइस, S रेफर्स टू स्पॉट इंडेक्स वैल्यू, R रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, Q रेफर्स टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड एंड T रेफर्स टू होल्डिंग पीरियड। The next important topic comes beta, BETA, and its sign is of beta which you studied in class 10th। क्लास 10th में अल्फ़ा बीटा में जो बीटा का साइन होता था वो इस बीटा का साइन है। बीटा स्टॉक की सेंसिटिविटी को मेजर करता है। अब आप सभी को सेंसिटिविटी तो पता ही होगा। सेंसिटिविटी मतलब स्मूथनेस। तो ये स्टॉक्स की सेंसिटिविटी को मेजर करता है मार्केट फैक्टर्स से। ये लाइन सिर्फ आपको बीटा में याद रखनी है। अब हेजिंग तो आपको बता ही दिया था, हेजिंग स्पेकुलेशन आर्बिट्रेशन। एंड द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कम्स इज रिस्क। रिस्क 2 प्रकार की होती है, अनसिस्टमेटिक रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क को कंपनी स्पेसिफिक रिस्क या डाइवर्सिफिएबल रिस्क भी बोलते हैं, और सिस्टमेटिक रिस्क को मार्केट रिस्क या नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क भी बोलते हैं। अब डिफरेंट ऑप्शन टर्मिनोलॉजीज आ जाती है, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में कुछ थोड़ा बहुत बता दिया था। इसमें थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में समझ लेते हैं। कॉल ऑप्शन। ऑप्शन तो एक डेरिवेटिव होता है, ये बताया था मैंने आपको। डेरिवेटिव वो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट जिनकी वैल्यू उनके अंडरलाइंग एसेट पे डिराइव्ड होती है। कॉल ऑप्शन मतलब जब कंपनी को प्रॉफिट, जब हम किसी ऑप्शन का कॉल बाय करते हैं तो जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो हमें भी प्रॉफिट होगा, और जब हम किसी कंपनी का पुट बाय करते हैं तो जब कंपनी को लॉस होगा तो हमें प्रॉफिट होगा। ये अपोजिट चलता है। देन होल्डर ऑफ एन ऑप्शन, जब जो कोई ऑप्शन को बाय करके होल्ड करता है उसे होल्डर ऑफ एन ऑप्शन कहते हैं। राइटर ऑफ एन ऑप्शन, जो ऑप्शन को क्रिएट करता है उसे राइटर ऑफ एन ऑप्शन कहते हैं।
देन ऑप्शन प्राइस प्रीमियम। प्रीमियम मैंने बताया था, जब हम किसी ऑप्शन को बाय करते हैं तो जो अमाउंट हमें देना होता है उस अमाउंट का नाम होता है प्रीमियम। देन एक्सपायरेशन डेट, एक्सपायरी होती है ऑप्शन कब ख़त्म होगा, कब उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होती है जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड होती है। अब ऑप्शंस दो टाइप के होते हैं, अमेरिकन और यूरोपियन। हमारे इंडिया में चलता है यूरोपियन, कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन। देन इंडेक्स ऑप्शंस। इंडेक्स में मैंने आपको बताया था निफ्टी 50 और सेंसेक्स हो गए, और जो इंडेक्स के अंदर जो ऑप्शन चेन होती है उसमें से जो ऑप्शंस रहते हैं उनको इंडेक्स ऑप्शंस कहते हैं। स्टॉक ऑप्शन, जो भी स्टॉक्स के अंदर ऑप्शन चेन में ऑप्शन रहता है वो स्टॉक ऑप्शन। इन द मनी एंड एट द मनी, आउट द मनी। इन द मनी का मतलब होता है जब करंट इंडेक्स जो होता है वो उसकी लेवल हायर स्ट्राइक प्राइस से ऊपर होती है, मतलब स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से बड़ा हो। और एट द मनी होता है स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस के इक्वल हो। और आउट द मनी होता है स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से छोटा हो। देन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन आता है। इसके अंदर दो कंपोनेंट होता है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है और एक टाइम वैल्यू होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वो अमाउंट दैट द होल्डर ऑफ एन ऑप्शन विल गेट एक्सरसाइज द ऑप्शन एट द टाइम, जो कि टाइम पे। एंड इट्स फॉर्मूला इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल इज मैक्स ओ ब्रैकेट एस स्मॉल टी माइनस के। देन टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन आता है। टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन डिफरेंस होता है प्रीमियम और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच में। अब आपको इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत वाइड टॉपिक है, पर अब टाइम नहीं है उसको डिटेल में समझाने का। देन डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इसमें एक और छोटा सा कंसेप्ट है, जब भी ई की वैल्यू पूछे तो ई की वैल्यू होती, स्मॉल ई की वैल्यू होती है 2.7183। देन अगेन हेजिंग, स्पेकुलेशन, आर्बिट्रेशन आ गई है। तीनों टॉपिक हम पढ़ चुके हैं और शायद सिलेबस से भी बाहर हो चुके हैं, तो इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। हम एमसीक्यूज कर लेते हैं इस चैप्टर के। फर्स्ट, दे आर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड हैंस एक्सपोर्ट टू काउंटर पार्टी रिस्क। ये मैंने आपको चैप्टर 4 में भी पढ़ाया था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एमसीक्यूज तो रिपीट हो रहा है, वही आंसर, वही आसान से एमसीक्यूज। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसी के साथ हमारी बुक 1 कंप्लीट होती है।